हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है बहुत जल्द एसएससी सीपीओ के एग्जाम होने वाले हैं। तो अब जितने भी सेशंस होंगे वो एसएससी सीपीओ पर आने वाले हैं। जनरल साइंस में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। देखिए, वीडियो जब आप देखते हैं तो उसका फायदा क्या है, एमसीक्यूज आप बुक्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन जब आप वीडियो में देखते हैं तो आप जब किसी वीडियो को देखते हैं या किसी आवाज को सुनते हैं तो ज्यादा याद होने के चांसेस हैं, आपको इमेज दिमाग में रहती है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो शायद बुक्स में उतने अच्छे से क्लियर नहीं होते, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं आप मेरे 25 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए मुझसे वीडियो में, या आप किसी बुक में 100 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, बराबर है। क्योंकि मैं एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ जितनी भी आपसे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको क्लास में देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये है मेरा जनरल साइंस का कोर्स। अगर आपने एक बार इसको परचेज कर लिया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए। सारी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, पूरी क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं। हमारा एक जीए का बहुत पॉपुलर कोर्स है एसएससी का, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करवाए जाते हैं। पूरी परचम की फैकल्टी इसमें, मेरा साइंस का कोर्स भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की, मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, पीडीएफ क्लास नोट्स भी इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। इसमें आपको मिलने हैं 5500 क्वेश्चन, यानी आपको पता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत छोटा पैकेज है, बहुत मिनिमम प्राइस में। जाइए, कहां पर जाना जाना है आपको परचम क्लासेस ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, और ऑफर्स आते रहते हैं, उनका फायदा उठाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH। देखो, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH, कुछ फॉर्मूला ऐसे होता है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला को आपको पता है ऐसे भी लिखते हुए देखा आपने, C2H5OH, हम इस तरह भी लिखते हैं। हम इस फॉर्मूले को और क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? एनहाइड्रस एथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एथेनॉल। देखिए, एथेनॉल, एनहाइड्रस एथाइल अल्कोहल बोल दीजिए, केमिकल फॉर्मूला CH3CH2OH बोल दीजिए, या C2H5OH बोल दीजिए। जहां भी आपको दिखे एथेनॉल दिमाग में आने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो एथेनॉल है ये बहुत चर्चा में भी रहता है, करंट अफेयर्स में भी हम कई बार देखते हैं। तो रीजन क्या है? देखिए, एथेनॉल है ना, एक्चुअल में प्रोड्यूस किससे होता है? सुगर केन, जो गन्ना होता है, मेजा मक्के से प्रोड्यूस होता है, व्हीट गेहूं से प्रोड्यूस होता है। और ये मैं एक सिंपल फॉर्म में बात करूं तो ये उन चीजों से प्रोड्यूस होता है जिनमें हाई स्टार्च कंटेंट होता है। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होता है, उन चीजों में ये प्रोड्यूस होता है एथेनॉल। अब एथेनॉल एक्चुअल में क्या है? एथेनॉल को हम लोग जो गैसोलीन होता है उसमें इसको मिक्स कर देते हैं, और उससे डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं, ब्लेंड्स होते हैं, वो बनाते हैं। और जो एथेनॉल है वो क्या है? आपने इंजन देखा होगा, कार का इंजन। एक्चुअली एथेनॉल जो होता है उस कंटेंट में होता है ऑक्सीजन। क्या होती है? एथेनॉल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन होगी, और अगर वो इंजन में, है ना, अगर जब इंजन अलाउ करेगा उसको क्या करने के लिए, कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए, उसको पूर्ण दहन के लिए, कंप्लीट कंबस्ट करने के लिए उसको करेगा फ्यूल को। तो अब जब जब मैं अगर ये कहूं कि फ्यूल पूरी तरह से जलेगा, है ना, कंप्लीटली कंबस्ट होगा, तो क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? हम इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताया। एथाइल अल्कोहल का हो गया, मैंने बताया शुगर कंटेंट कहां से प्रोड्यूस होता है, शुगर कैन से, मेजा से। मैंने बताया गैसोलीन के साथ इसको मिक्स करते हैं और डिफरेंट टाइप के ब्लेंड्स तैयार करते हैं। एथेनॉल में ऑक्सीजन होती है जो अलाउ करती है इंजन को क्या करने के लिए, कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए फ्यूल को। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट होगा कि जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो क्या होगा? कम होगा। अब देखो, केमिकल फॉर्मूला जो हम जैसे अभी CH3CH2OH, इससे रिलेटेड ये सिमिलर जहां हम कंफ्यूजन पैदा करता है वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, हम उनको भी एक बार नजर से निकालते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH,
बहुत सिमिलर है, एग्जाम में फंस सकता है। तो एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सूंघाने के काम आता है आपको, तो क्लोरोफॉर्म को सूंघने से हमें बेहोशी आ जाती है, तो CHCl3। मीथेन, मीथेन आपको पता है CH4, बहुत डायरेक्ट कई बार भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि मीथेन का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। लाइमस्टोन, देखो अब लाइमस्टोन को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी Ca, कैल्शियम और कार्बोनेट CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन है। हम लाइमस्टोन नहीं बोल के लाइम की बात करें, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एक इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है मार्बल, हम मार्बल का जो स्टोन होता है वो क्या है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं इसको लाइमस्टोन। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम यानी Na2CO3, ये आपको पता है बहुत बार आया हुआ होगा, है ना। मोस्ट रिपीटेड है केमिकल नेम, उनके फॉर्मूला, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड था, कुछ सिमिलर फॉर्मूला थे, इसलिए मैंने यहां इसको डिस्कस कर लिया है। Which of the following is the disease caused by the drinking contaminated water? अगर देखो हमने आपने दूषित गंदा पानी पी लिया, उस पानी पीने से आपको कौन सी डिजीज होगी, देखिए तो इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले तो आंसर बता देता हूं, कोलेरा डिजीज। एक तो देखो हमेशा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, आपको यह भी बताना है कि वाटर, जो गंदा वाटर पीते हैं, है ना, दूषित जल कॉन्टेमिनेटेड वाटर जब पीते हैं तो उससे कौन कौन सी और डिजीज होती हैं। वैसे इस लेक्चर में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं कोलेरा। अब ध्यान रखना, बात करते हैं वाटर बोर्न डिजीज, है ना, कि दूषित पानी से इन सबसे कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे इसमें होता क्या है, इसमें ये कंडीशन तब पैदा होती है जब पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, वाटर में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं और ये डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है। ये डिजीज जैसे नहाने, उस पानी के नहाने से फैल सकती है, उस पानी को पीने से फैल सकती है, या उससे वॉशिंग करने से, सफाई करने से वो हमारे आ सकती है, फूड में वो हमारे आ सकती है, खाने में इन्फेक्टेड वो फूड, अगर वाटर को हमने फूड में यूज कर लिया गंदे पानी को, तो हमें हो सकता है। तो और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजर भी हो सकते हैं, मतलब ये हमारी जान भी ले सकती है, ऐसे डिजीज हैं, इसको आप सीरियसली लीजिए ना, हमेशा ये बहुत लाइट नहीं है। हाँ, इसमें एक डिजीज होती है, जैसे डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं ना बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना डायरिया हो गया है, वो 5 साल तक के बच्चों को होता है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा कम, लेस डेंजरस बोल सकते हैं इसको, है ना। अब इससे और कौन से डिजीज हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर हो सकता है, कोलेरा है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, ये होने वाली डिजीज है। अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं, अच्छा एक बात बताइए, रिकेट्स, रिकेट्स आपको कमेंट करके बताना है किससे होने वाली डिजीज है, कमेंट करके बताना है रिकेट्स। अब हम जब वाटर बोर्न डिजीज की बात करते हैं, जैसे कोलेरा है, कोलेरा भी एक वाटर बोर्न डिजीज है, मैंने अभी बताया, है ना। और अगर डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया भी एक क्या है, वाटर बोर्न डिजीज है, लेकिन एक कम हार्मफुल है, ज्यादा डेंजर नहीं है, और ये 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलती है। टाइफाइड क्या है, देखो टाइफाइड है ना, एक डिजीज है, ये भी किससे फैलती है, गंदे पानी से, है ना, उस वो ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड जो वाटर है उससे फैलता है, और उसमें एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, सोलेमानी टाइफे बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है, टाइफाइड डिजीज होती है। अब हेपेटाइटिस ए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस ए भी ध्यान रखना क्या है, यही डिजीज है, इसी से वाटर बोर्न डिजीज है, पानी, गंदे पानी से होने वाली डिजीज है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बता दो, अगर कोई पूछे कि व्हाट जो हेपेटाइटिस ए है ना, वो किसको इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, हेपेटाइटिस ए लीवर को, है ना, हेपेटाइटिस ए किसको इंपैक्ट करता है, हमारी इफेक्ट करता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यही तो कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें तो ऐसे क्लियर हो जाएंगी, मैं एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जैसे कोलेरा, वो स्प्रेड होता है खाने से और पानी में, टाइफाइड, टाइफाइड खाने और वाटर से, ठीक है। हेपेटाइटिस जिसको जॉइंडिस बोलते हैं ना, जॉइंडिस, वो फूड और वाटर से, तो ये तो तीनों हो गई, फूड एंड वाटर। अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है वो किससे होता है, एयर टू एयर होता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एयर टू एयर होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। मलेरिया मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है, बहुत बार देखा होगा। टिटनेस, टिटनेस क्या होता है, बाइट एंड वुंड एक्सपोर्ट टू द डस्ट और आयरन, है ना, आपको पता है जंग लगे हुए
अगर किसी लोहे से जिसमें जंग लगी उससे हमें कट जाता है तो हम क्या कहते हैं, टिटनेस का टीका लगवा लेना भाई, इंजेक्शन लगवा लो, है ना। पोलियो, पोलियो होता है फूड और वाटर से, है ना। स्वाइन फ्लू, फ्लू क्या है, एयर टू एयर वाली चीज है, तो ये होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, टू द प्रेशर इनसाइड, प्रेशर किसके अंदर, आंख के अंदर जो प्रेशर है, आईज में जो प्रेशर है इनसाइड किसी पर्सन के, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज होता है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा टोनोमीटर। क्या होगा इसका आंसर, होगा टोनोमीटर। टोनोमीटर को ना हमारी जो आईज है उसके अंदर जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। या मैं इसके लिए एक वर्ड है ना, टोनोमेट्री, 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 हम इस वर्ड को भी कहां यूज करते हैं, टोनोमीटर तो बता दिया मैंने, इनसाइड द आईज, है ना, प्रेशर इनसाइड द आईज उसको मेजर करने के लिए। और टोनोमेट्री क्या है, टोनोमेट्री टेस्ट है, ये टेस्ट करना पड़ता है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो ये ध्यान रखना ये टेस्ट का नाम है, ठीक है। इससे अलावा अगर बात करता है तो ये क्या करता है, ये टेस्ट यूज करता है किसको, स्क्रीन ऑफ ग्लोकोमा को, है ना, जो यूज होती है कि कैसे ग्लोकोमा ट्रीटमेंट है ना कर रहा है ना, काम कर रहा है, उसको मेजर करता है ना। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर हाउ वेल ग्लोकोमा ट्रीटमेंट इज वर्किंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर आपने सुना होगा। ओडोमीटर वैसे वर्ड एक वर्ड से मिला है जिसका मतलब होता है रोड या ट्रिप, है ना, होड्स। ओडोमीटर किससे बना है, होड से बना है, ग्रीक वर्ड है, और उसका मतलब ही होता है रोड या ट्रिप। यानी ओडोमीटर क्या करता है, जो ऑटोमोबाइल्स है उनके रिकॉर्ड सकता है कि कोई कार कितने किलोमीटर के डिस्टेंस उसने तय कर ली है, गाड़ियों में लगा होता है ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर ये बताता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन ए मीटर, एक मीटर में कितने माइक्रोन्स होते हैं। देखो इसको वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा ऑप्शन बी, है ना, लेकिन इसको आप ऐसे याद नहीं कर सकते, एक आपको एक लिस्ट देखनी पड़ेगी और उस लिस्ट को हमेशा याद करना पड़ेगा। जैसे वो लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करूं, जैसे मैं कहूं पेटा, पेटा क्या है, इसका मतलब पावर ऑफ 10, 10 की पावर 15, पेटा क्या है 10 की पावर 15। टेरा क्या है, टेरा है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12। गीगा, गीगा क्या है 10 की पावर 9, गीगा मतलब है 10 की पावर 9। मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, मेगा का मतलब है। किलो का मतलब है 10 की पावर 3। अगर मैं बात करूं हेक्टो की बात करूं तो हेक्टो का मतलब है 10 की पावर 2, डेका का मतलब है 10 की पावर 1। अब ये तो था पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो या हेक्टो। अगर मैं बात करूं माइनस की, जैसे बात रहा माइक्रो, माइक्रो 10 की पावर -6, है ना। नैनो 10 की पावर -9, एंगस्ट्रोम 10 की पावर -10, पीको 10 की पावर -12। ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को एक नजर से जरूर निकालना। लाइफ में फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली होती है। अब 10 लेके, अब कितने जीरोज है, 7, 1 CR, है ना, माइक्रोन्स आर देयर इन ए मीटर, ठीक है। ये रहा ऑप्शन बी, इसका राइट ऑप्शन है। अब हमने इसको चेंज कर दिया, 1 माइक्रोमीटर, है ना। अब इसको 10 की पावर -6 और ये आ गया माइक्रोन्स। Who among the following was the first to conclude that in vacuum all objects fall with the same acceleration g and reach the ground at the same time? भाई सिंपल से ये बात बोल रहे हैं कि वैक्यूम में, है ना, अब किसी चीज को आप गिरोगे, दो अलग अलग चीजों को, चाहे वो उनका मास क्या हो, उसका शेप क्या हो, उसकी साइज क्या हो, कुछ भी हो, और आप जब ऊपर से छोड़ोगे वैक्यूम में तो वो एक साथ धरती पर आएंगी। ये बात किसने कही थी, तो भाई ये बात कही थी गैलीलियो ने, है ना। गैलीलियो गैली ने ये बात सबसे पहले बताया था कि फर्स्ट टू कंक्लूड दैट इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉल with the same acceleration z and the reach ground at the same time। मान लो एक ये 10 kg का स्टोन है और ये एक 1 ग्राम का स्टोन है, अगर वैक्यूम में दोनों को नीचे की तरफ डालोगे तो ये सेम टाइम पे क्या होंगी, अर्थ पर पहुंचेंगी, एक साथ जमीन पे पहुंचेंगी, क्योंकि इनमें क्या लग रहा है, जी। एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एस्केलेशन है
वो सेम होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ये वैक्यूम हो। आप जानते हो वैक्यूम क्या होता है? अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम में क्या है, मैं हूं, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये पीसी है, ये लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये बुक्स है। अगर मैं इन सब चीजों को बाहर निकाल दूं तो क्या रहेगा रूम में? सर रूम तो फिर खाली हो जाएगा। नहीं बेटा, रूम में अभी भी एयर है, एयर है ना। अगर मैं इस एयर को भी बाहर निकाल दूं, जितनी भी एयर्स हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर कंडीशन आ जाएगी वैक्यूम की, यानी अब कुछ भी नहीं है, जहां एयर भी नहीं है ना, वो वाली कंडीशन क्या है, वैक्यूम है। आपने बहुत बार एक बार में देखा होगा कि जो पंख होते हैं, है ना, पक्षियों के या पेड़ का जो पत्ता होता है, वो उसको गिराया जाए और एक एक बॉल को गिराया जाए तो कौन पहले गिरेगा? तो सब कहेंगे बॉल पहले गिरेगी, लेकिन नहीं। देखो वैक्यूम में 1 ग्राम हो चाहे 1 किलोग्राम हो, दोनों सेम टाइम पे अर्थ पर आएंगे। ये वैक्यूम में कंडीशन है। अभी तो पॉसिबल क्यों नहीं होता? मान लो मैंने एक पेपर लिया, कहा ना, उस पेपर को पहले पेन पहुंच जाएगा, पेपर बाद में जाएगा, ऐसे करते हुए। क्यों? क्योंकि एयर है, एयर रेसिस्टेंट की वजह से, एयर, क्योंकि एयर है और इस एयर के प्रेशर की वजह से ये उतना अच्छे से, जितना पेन तेजी से गिरा उतना अच्छा तेजी से नहीं गिर सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, और ध्यान रखना वो मास पे भी डिपेंड नहीं करता है। एक चीज ध्यान रखना, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है ना, और शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू वैक्यूम, ऑल ऑब्जेक्ट फेल विद द सेम एक्सेलरेशन g एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, g के इक्वल है, सब उसी स्पीड से गिरेंगे। ये कोई मास, शेप, साइज, इन सबसे फैक्टर इसको, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है ना। इन ए वैक्यूम इफ ईदर फॉल्स एट द सेम टाइम एज ए बॉल, जब जितने टाइम में बॉल गिरेगी उसी टाइम में ही गिरने वाला है एक पंख या पत्ता। व्हाट इज द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी। देखिए ग्रीन एल्गी क्या है? ग्रीन एल्गी को मैं कहूं तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, हरित शैवाल, है ना। वैसे आपने ब्लू ग्रीन एल्गी भी बहुत बार सुने होंगे, रेड एल्गी भी आपने सुने होंगे, लाल शैवाल, ब्राउन एल्गी भी आपने सुने होंगे। एल्गी क्या है? एल्गी शैवाल, एल्गी इज ए डाइवर्स ग्रुप है ना। और ये कहां रहते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले जीव है। एल्गी क्या है? और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो एबिलिटी रखता है। क्या है इसमें खास बात, क्या होगी एल्गी की? एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यही तो एल्गी की खास बात है ना। एल्गी की खास बात क्या है? कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसका मतलब वो खुद खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, उनको खुद को फूड बनाने की कैपेसिटी होती है। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है? वो क्लोरोफाइसी, है ना, या क्लोरोफाइटा डिवीजन का मेंबर है ग्रीन एल्गी। और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, साइन, है ना, जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जिसको बोलते हैं वो होता है, जिससे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। या क्लोरोफाइसी को ही हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब इसमें 3 एग्जांपल है ना, पोरीफ्रीडियम, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। देखो फियोफाइसी, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन। अब किसी एक क्वेश्चन में ब्राउन एल्गी से रिलेटेड पूछ रहे तो आप एग्जांपल बता दोगे क्या होगा? अगर आपको पूछे रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी। क्या बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं, है ना। पोरफाइडिडियम, इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक रेड एल्गी की स्पीसीज ही है ना। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना, रिच पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ऐसे ये है ना, ये एक्चुअल में जो स्किन से रिलेटेड जो क्रीम होती है, स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ना। चलिए ये सारी चीजें मैंने बता दी है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो अब आपको पता है 2 तरह की चीजें इसमें पढ़ते हैं हम लोग, नॉन और बायोडिग्रेडेबल, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? वो वेस्ट जिनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, है ना, डिसॉल्व नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं प्लास्टिक, प्लास्टिक को आप दबा दो, सालों तक, सालों से सालों तक आपको प्लास्टिक वैसे वैसे मिलेगा, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता इसको, है ना, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, नेचुरल केमिकल्स के द्वारा इनको खत्म नहीं किया जा सकता। तभी तो कहते हैं प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। लेकिन अगर जो एनिमल्स होते हैं,
अगर आप उनको दफना दोगे थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाएंगे। वेजिटेबल्स हैं वो हो जाएंगे, फ्लोर्स हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे, ये उस टर्म को बताता है जो जो क्या करती हैं, जो डीकंपोज कर देती है बैक्टीरिया के द्वारा या किसी अदर नेचुरल ऑर्गेनिज्म, और कोई ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा, है ना, या, है ना। और इससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, तो ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। और प्लास्टिक नहीं हो सकता, डिसोल्व नहीं हो सकता, डिकंपोज नहीं किया जा सकता नेचुरली या किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या है, ये क्या करता है, प्लास्टिक क्या करता है, हमारा पोल्यूशन फैलाता है, तभी तो प्लास्टिक को बैन करने की बात करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हमने जब लेंस की पावर की बात की, तो मान लो द पावर ऑफ ए लेंस इज 2.0 डी। अब डी क्या है, डी है यहां पर डायोप्टर, क्या है, डी यहां पर है डायोप्टर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब मैं बात करूं, ये क्या है, ये यूनिट है मेजरमेंट की, इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ ए ऑप्टिकल लेंस एंड कर्व्ड मिरर, है ना, जिसको क्या है, यहां डी रेफरेंस करता है डायोप्टर को, एक यूनिट है मेजरमेंट की, तभी तो इसको यूज किया लास्ट में। देखो -2.0 डी जो यूनिट है मेजरमेंट की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू। देखो अब मैं अगर बात करूं, ये है न्यूक्लियस, है ना, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं, तो सबसे नियरेस्ट कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ n आपको पता है n क्या रिप्रेजेंट करता है, या n रिप्रेजेंट करता है 2 को। आपको पता है हमने बहुत बार जब एटम्स के स्ट्रक्चर को देखा है, तो जो न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट सेल के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने, जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। और उसका मास क्या है, प्रोटॉन का जो मास होता है ना, उसका 1/186 या मैं कहूं 1836 या 1836। बोथ होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन किस एक रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों, है ना, को निर्माण के लिए, इन दोनों को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, आयरन। आपको पता है बिल्कुल क्लियर है, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर आयरन फॉर फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, पिगमेंट को, है ना, और ये बने होते हैं किसके, ये बनाते हैं प्रोटीन और जो दूसरे सिंथेटिक ग्रुप होते हैं उनसे, है ना, उनसे बना होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का पिगमेंट होता है, ये प्रोटीन और दूसरे डिफरेंट टाइप के जो सिंथेटिक ग्रुप्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में और कलर देते हैं। ब्लड को जो कलर मिलता है वो किससे मिलता है, इसी से मिलता है। लेकिन मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो आपने बहुत पढ़ा होगा, मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिसीव करता है, किससे, आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से रिसीव करता है। और क्या करता है, जो मसल सेल्स होती है ना हमारी बॉडी में, है ना, उनके लिए काम करता है। और हमारी बॉडी में टेम्परेचर को भी कंट्रोल मायोग्लोबिन ही करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फिलिंग द ब्लैंक बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। तो अब आपको बताएं, जो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कितने, 4 के टाइप, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, है ना। एनिमल टिश्यूज जो हैं वो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज या एपिथेलियल। 4 कौन कौन से, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज या एपिथेलियल। जो कलेक्शन ऑफ टिश्यूज है वो जॉइंट होते हैं और एक यूनिट की तरह काम करता है। बहुत सारे, देखो आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारी टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन क्या करता है, पर्टिकुलर ऑर्गन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करता है, ठीक है। अब कोई आपको पूछे कि एडोपोस टिश्यू, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये कैसे टिश्यूज है भाई, इनका काम क्या है, कनेक्टिव का, तो इनको कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कनेक्टिव टिश्यूज इनको बोलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो
टेम्परेचर की ऐसा यूनिट की बात करें, अब आपको बताया मैंने जब फिजिक्स में टेम्परेचर वाला टॉपिक बताया था तो मैंने बताया था कि बहुत सारी यूनिट्स है, जैसे फ़ारेनहाइट है, जैसे हम फीवर हो जाता है तो हम कहते हैं मुझे 102 फ़ारेनहाइट फीवर है ना। या मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस की बात करूं, केल्विन की बात करूं, रेकाइन की बात करूं, है ना, सेंटीग्रेड की बात करूं, ये क्या है, देखो जितनी भी फ़ारेनहाइट, अगर मैं केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है, टेम्परेचर को बताते हैं। ठीक है, अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कितने पे जमता है, पानी 0 डिग्री पे जमता है। अगर मैं इसी को फ़ारेनहाइट के इक्वल लिखूं तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ये मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया है, फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है। Which base is present in milk of magnesia? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट क्या होता है, बहुत, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, सॉलिड, लो सोलिबिलिटी होती है वाटर में, और एक कॉमन कंपाउंड है एंटासाइड का, है ना। इसको पीने से क्या हो जाती है, हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। एंटासाइड क्या होता है, एंटासाइड या, है ना, वो है जो हमारी एसिडिटी को खत्म करते हो। और ध्यान रखना जब आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिमाग में है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, आपको व्हाइट कलर याद आएगा, सॉलिड आएगा, वाटर में लो सोलिबिलिटी आपको दिमाग में आएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए सेगमेंटेड बॉडी, है ना, सेगमेंटेड, ऐसी बॉडी जो सेगमेंटेड है, खंडित है। अब ध्यान रखना, एनालिडा फाइलम कौन सा है, एनालिडा फाइलम में ऐसा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कहूंगा बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए, अगर आपने कर दिया तो लाखों बच्चे पीछे हो जाएंगे। इस एनालिडा फाइलम, एक बात समझिए, वॉर्म जानते हैं, वॉर्म, है ना, जैसे आपने सुना होगा अर्थ वॉर्म, सुना होगा आपने, रैग वॉर्म, है ना, ये सारे क्या है, ये इसी का ही इंक्लूड है, ये इसी में इंक्लूड होते हैं, इसी फाइलम में इंक्लूड होते हैं, एनालिडा फाइलम में, है ना। ये इन्वर्टेड होते हैं और ये डिफरेंट सेगमेंट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है ना। आपने ऐसा देखा होगा ना, ऐसे अर्थवर्म, केचुआ जिसको बोलते हैं, ऐसे उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, देखो अलग अलग, इसी तरह से। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए आज की क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सबको डिस्कस किया, और एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट्स थे, मेरा पर्पज ये था कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें, डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम चीजें आपको कवर करवाऊं। तो इस सेशन में आपको क्या करना है, रोजाना जब ये सेशन आएगा आपको देखना है, जनरल साइंस का ट्राई करेंगे कि इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन में ना आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में रिवीजन करवाऊं। अगर आप चाहते हैं थ्योरी कोर्स परचेज करना तो आप मेरा साइंस का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगी थ्योरी क्लासेस, सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करवाया गया है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।